दोस्तों नमस्कार। एसएन ग्लोरी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत हम मापन एवं मूल्यांकन के उद्देश्य, महत्व और उसके कार्यों की चर्चा करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हमने चर्चा किया था कि शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया, शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के संबंध में डीबी के विचारों के बारे में, तो डीबी के जो विचार थे उसमें उन्होंने बताया था कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो 3 बिंदुओं पे होती है, इसीलिए इन्होंने मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया था। शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया था। त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत इन्होंने बताया कि सबसे पहले कोई ना कोई एक शैक्षिक उद्देश्य होता है, शैक्षिक उद्देश्य जिसका निर्धारण हम शिक्षण से पूर्व करते हैं। उसके बाद अधिगम अनुभव, अधिगम अनुभव का मतलब एक टीचर क्लासरूम में जाकर के जो कुछ सिचुएशन क्रिएट करता है बच्चों को सीखने के लिए, अपने शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, वही अधिगम अनुभव होता है। और तीसरा इन्होंने बताया था व्यवहार परिवर्तन, और इसी को कहा जाता है मूल्यांकन। तो जॉन डेवी ने जो शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया दिया है उसमें 3 बिंदु बताए हैं, इसीलिए इसको त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया है। जो पहला शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा अधिगम अनुभव और तीसरा व्यवहार परिवर्तन, या उसी को कहा जाता है मूल्यांकन। ये जो होता है वह एक दूसरे से संबंधित होता है। पहले जब हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर लेते हैं तब हम अधिगम अनुभव प्रदान करते हैं, और अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद हम व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उसका मूल्यांकन करते हैं। तो अधिगम अनुभव आने के बाद व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन किया जाता है, और व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन जब हो गया तो फिर से हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। इस तरीके से एक ये चक्र चलता रहता है, और ये 3 बिंदुओं के ऊपर ही ये चक्र चलता है, इसीलिए इसे त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया है। इसके बाद एक आते हैं डॉक्टर पटेल। डॉक्टर पटेल ने शैक्षिक मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसकी चर्चा 1978 में 4 बिंदुओं पर की। 4 बिंदुओं पर इन्होंने किया है, इसकी चर्चा 4 बिंदुओं पे किया है, इसीलिए इसे चतुर्मुखी प्रक्रिया यानी कि डॉक्टर पटेल सन 1978 में शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया की चर्चा जो किया वो 4 बिंदुओं पर किया, इसीलिए इसको चतुर्मुखी प्रक्रिया कहा जाता है। चतुर्मुखी प्रक्रिया की व्याख्या जो इन्होंने किया, इसमें 3 तो वही है जो जॉन डेवी के हैं। त्रिमुखी में जो जॉन डेवी ने लिया 3 वही है, केवल इसमें एक बिंदु बढ़ गया और वह है पाठ्यक्रम। तो इन्होंने जो चर्चा किया, इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम होता है, उसी पाठ्यक्रम के आधार पर ही हम कोई शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। उसी पाठ्यक्रम के आधार पर ही शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं, और फिर अधिगम अनुभव प्रदान किया गया तो उस उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई यह जानने के लिए हम मूल्यांकन की पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो डॉक्टर पटेल थे उन्होंने शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया की चर्चा सन 1978 में की। उन्होंने 4 बिंदुओं को आधार बनाया, और चारों बिंदुओं में एक बिंदु ही अलग है केवल, बाकी वो तीनों बिंदु जो हैं वो डीबी के समान ही हैं।
एक बिंदु उन्होंने अलग से जोड़ा पाठ्यक्रम। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर पटेल ने शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया कितने बिंदुओं पर निर्धारित की, तो वहाँ 4 होगा। अगर ड्यूबी के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ 3 होगा। केवल डॉक्टर पटेल ने सन 1978 ईस्वी में पाठ्यक्रम को अलग से जोड़ा, इसीलिए ये 4 बिंदु हो गया। अब आगे चर्चा करेंगे कि शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन के उद्देश्य, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो शैक्षिक शिक्षण की प्रक्रिया में मापन एवं मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण अवयव है। बिना इसके न तो अभिभावक अपने बच्चे की प्रगति जान सकता है, ना तो कोई प्रशासक, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो प्रिंसिपल हो, अपने बच्चों अपने शिक्षकों की प्रगति को जान सकता है, ना तो छात्र अपने प्रगति को जान सकता है, ना तो शिक्षक अपनी प्रगति को जान सकता है। तो शैक्षिक प्रक्रिया में मापन एवं मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है। तो आइए देखते हैं कि उस मूल्यांकन का और मापन का उद्देश्य क्या होता है। तो अगर हम पहले उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य हम कह सकते हैं कि छात्रों की वृद्धि तथा विकास में सहायता करना। छात्रों की वृद्धि तथा विकास में सहायता करता। वृद्धि जो शारीरिक रूप से होता है और विकास जो संपूर्ण को सभी जितने भी पहलू होते हैं एक बच्चे के अंदर, सभी पहलुओं में जो वृद्धि होता है उसको हम विकास कहते हैं। सब में जो प्रगति होती है उसी को हम विकास कहते हैं। तो छात्रों की वृद्धि तथा विकास में सहायता करना मापन एवं मूल्यांकन का एक उद्देश्य होता है। हम जानते हैं कि आज शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। वह किसी एक पहलू को ध्यान में रख के छात्रों को शिक्षा नहीं दी जाती है। छात्रों के सारे पहलुओं में हम विकास करना चाहते हैं, और जब सारे पहलुओं में विकास करना चाहते हैं तो उसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक सभी विकास उसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो जो छात्रों की वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया है उसमें सहायता करना, जब तक हम मूल्यांकन नहीं करेंगे कि बच्चे का शारीरिक विकास सही से हो रहा है कि नहीं, मानसिक विकास सही से हो रहा है कि नहीं, सामाजिक विकास सही से हो रहा है कि नहीं, नैतिक विकास सही से हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो उन कमियों का पता लगा के कि किन कठिनाइयों के कारण, एक से उपाय क्या कारण है, तो कारण पता लगाने के लिए भी हमको नैदानिक मूल्यांकन करना होगा। और नैदानिक मूल्यांकन के आधार पे हम पता लगाएंगे कि बच्चे में कमी कहाँ से है, क्यों इसका विकास, किस आधार पे, किस पहलू का विकास नहीं हो रहा है, और उसी के आधार पे हम बच्चे का विकास सुनिश्चित करेंगे। तो पहला है छात्रों की वृद्धि तथा विकास में सहायता करना। जब तक हम मूल्यांकन नहीं करेंगे कि विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, तो तब तक हम उस बच्चे के विकास में कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जब हमने पता लगाया कि कौन कौन से अवरोध आ रहे हैं बच्चों के विकास में, तो उन अवरोधों को दूर करना और उनको जानना। तो दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि छात्रों की वृद्धि तथा विकास, छात्रों की वृद्धि तथा विकास में उत्पन्न अवरोधों को जानना, अवरोधों को जानना। जब तक हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक कौन कौन से अवरोध आएंगे इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं होगी। और तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना। शैक्षिक मूल्यांकन में छात्रों को कोई उद्देश्य बना करके उनको शिक्षण अधिगम अनुभव प्रदान किए गए, तो छात्रों ने उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक हुई, उस उद्देश्यों की पूर्ति हुई कि नहीं हुई, उन्होंने कितना ज्ञान अर्जित किया, इसकी जानकारी हमको मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा ही मिलती है।
अब जो शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्व होते हैं, शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्वों को जानना। मूल्यांकन के द्वारा एक शिक्षक यह जानकारी प्राप्त करता है कि बच्चे के लिए शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्व कौन कौन से हैं और उन तत्वों का पता लगा करके उनको दूर करने का प्रयास करता है, जिससे बच्चे की शैक्षिक प्रगति सुचारू रूप से चल सके। छात्रों की विभिन्नताओं के बारे में, वैयक्तिक विभिन्नता की जानकारी। व्यक्ति विभिन्नता की जानकारी के लिए मापन एवं मूल्यांकन किया जाता है, जिससे बच्चों की कैटेगरी को निश्चित किया जा सके, उनका वर्गीकरण किया जा सके और पता लगाया जा सके कि उनके लिए कौन सी शिक्षण विधि जरूरी होगी, कौन से शिक्षण सूत्र लगाएं, कौन सी शिक्षण विधि लगाएं, किस हिसाब से उनको पढ़ाएं कि उनको ज़्यादा समझ में आवे। तो जब हम व्यक्तिक भिन्नता की जानकारी, क्लास में कितनी भिन्नता है, ये पता लगाएंगे तो उसके बाद ही हम अपने शिक्षण विधि की जो होगी उसको निश्चित कर पाएंगे, अन्यथा हम शिक्षण विधि अपनी निश्चित नहीं कर पाएंगे। इससे प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। प्रतियोगिता की भावना का विकास करना, ये भी शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करना। छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, ये भी उद्देश्य है। कक्षा शिक्षण में सुधार लाना। तो तमाम पॉइंट हैं शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन के उद्देश्य में, तमाम पॉइंट की चर्चा की जा सकती है, चाहे वो प्रशासक की दृष्टि से हो, चाहे वो छात्र की दृष्टि से हो, चाहे वो शिक्षक की दृष्टि से हो, चाहे वो अभिभावक की दृष्टि से हो, चाहे वो समाज की दृष्टि से हो। तो समाज चाहता क्या है, शैक्षिक रूप से समाज चाहता क्या है, और उन उद्देश्यों को की पूर्ति जब तक हम मापन और मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि जिन उद्देश्यों के लिए एक समाज ने शैक्षिक संस्थान की स्थापना किया, एक प्रशासक ने शैक्षिक संस्थान की स्थापना किया, एक प्रिंसिपल है जो वहाँ उस विद्यालय का पूरा प्रशासन देखता है, उसको भी अपनी प्रगति का ज्ञान लेना है कि क्लास जो चलता है उसमें बच्चे कितना प्रगति किए हैं कि नहीं किए हैं। एक शिक्षक है जो अपनी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, अपने शिक्षण सामग्रियों का मूल्यांकन करना चाहता है। एक छात्र है जो यह जानना चाहता है कि हम अभी तक पढ़े तो कितना पढ़े, कितना प्रगति हमने किया। इन सारी चीज़ों को तो चाहे जो हो, चाहे वो प्रशासक हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो समाज हो, चाहे जो हो, जब उसको अगर प्रगति जानना है तो उसको मापन एवं मूल्यांकन करना ही करना है। तो हम याद नहीं करेंगे, इसको रटेंगे नहीं, केवल इतना जानेंगे कि शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया में एक समाज भी सम्मिलित होता है, एक प्रशासक भी, प्रबंधक जो स्कूल के होते हैं वो भी सम्मिलित होते हैं, प्रिंसिपल जो होते हैं वो भी सम्मिलित होते हैं, और शिक्षक भी सम्मिलित होता है, छात्र भी सम्मिलित होता है। तो सम्मिलित रूप में जो जो उसमें सम्मिलित हैं वो प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं। हमेशा हर कोई अपनी प्रगति के बारे में जानना चाहता है, और अपनी प्रगति के बारे में जब वो जानकारी करेंगे तो वो निश्चित रूप से उनको पता चलेगा कि छात्रों की वृद्धि विकास क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, उन्होंने कितना ज्ञान अर्जित किया, इसमें क्या बाधा आ रही है, बच्चों की भिन्नताएं हैं तो कौन से शिक्षण बिंदु लगाया जाए। बच्चों में जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें प्रतियोगिता की भावना आती है, तो ये सारी चीज़ें उसी में आ जाएंगी। अब अगर आगे चर्चा करें तो शैक्षिक और मापन एवं मूल्यांकन के मापन एवं मूल्यांकन का महत्व, मापन एवं मूल्यांकन का महत्व
तो मापन एवं मूल्यांकन के महत्व के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं कि जो जो लोग इससे संबंधित होते हैं, शैक्षिक प्रक्रिया से संबंधित होते हैं, छात्र हो गया, अध्यापक हो गया, अभिभावक हो गया, प्रशासक हो गया, समाज हो गया, चाहे जो लोग हों, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यह है। मापन तथा मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को अपनी प्रगति का ज्ञान होता है। शिक्षक को उनके अध्यापन में क्या क्या कमियां हैं, उनको और कैसे वो अच्छा कर सकता है, इसका पता उसको मिल जाता है। समाज जिस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उस शैक्षिक संस्थान की स्थापना किया है, उसकी पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी जानकारी उसको मिलता है। तो जितने भी लोग इससे संबंधित होते हैं, सबको अपने प्रगति की ज्ञान की जानकारी होना आवश्यक होता है, और वह जानकारी हमको केवल और केवल मापन और मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त होती है। मापन और मूल्यांकन अगर नहीं करें तो हमको अपनी प्रगति का ज्ञान नहीं होगा, या छात्र को अपनी प्रगति का ज्ञान नहीं होगा, अध्यापकों को अपने शिक्षण विधियों के बारे में प्रभावशीलता है कि नहीं है, क्या है, कैसे है, उसकी जानकारी नहीं होगी। अभिभावक जिस उद्देश्य से अपने बच्चे को उस शिक्षण संस्थान में दाखिला दिलाया है, उसकी पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका भी जो हम आंकते हैं, इसको वह मापन और मूल्यांकन के द्वारा ही हम आंकते हैं। प्रशासक एक होता है जिस उद्देश्य से उसने अपने टीचरों को लगाया है, उसकी पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है तो कितना हो रही है, इसकी जानकारी भी हम मापन और मूल्यांकन के द्वारा। तो इससे संबंधित जितने भी व्यक्ति विशेष हैं, उनको जब तक हम मापन और मूल्यांकन नहीं करेंगे तो तब तक हमको किसी के प्रगति का ज्ञान नहीं होगा, और प्रगति का ज्ञान नहीं होगा तो हम अपने में सुधार नहीं ला सकते हैं। जब हम सुधार नहीं ला सकते हैं तो समाज जो लगातार निरंतर परिवर्तित होता रहता है, उसके उद्देश्य बदलते रहते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति ही वो शैक्षणिक संस्थान करते हैं, तो उन उद्देश्यों की पूर्ति वो शैक्षणिक संस्थान नहीं कर पाएंगे। तो आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं। तो पहला बिंदु हम ले सकते हैं कि उचित शैक्षिक निर्णय लेने में ये सहायता करता है। उचित शैक्षिक मापन मूल्यांकन करते हैं तो जो हमने विधि अपनाया था, वो विधि सही है, नहीं है, क्या है, कैसे है, इसकी जानकारी हमको मापन और मूल्यांकन में मिली। उसके बाद आगे के क्या शैक्षिक निर्णय होंगे, उसी के आधार पे हमको लेना होता है। जो शिक्षण उद्देश्य हैं, उसकी प्राप्ति की सीमा का हमको पता चलता है कि हमने जो शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए थे, वह उसकी प्राप्ति हम किस सीमा तक किए, इसका जो हमको जानकारी होगा वो मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा ही होगा। और तीसरा कह सकते हैं कि शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का पता इससे शिक्षक लगाता है, कमियों का पता लगाता है, और फिर कह सकते हैं कि अध्ययन के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करता है। मापन और मूल्यांकन बच्चों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता है। पाठ्यक्रम में परिवर्तन के बारे में भी बताता है। शैक्षिक मापन और मूल्यांकन के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज का जो सामाजिक परिवेश है उसमें ये कहाँ फिट बैठता है, नहीं बैठता है, यह मापन और मूल्यांकन के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि छात्र को पढ़ाने के लिए आज जो सबसे उपयोगी है मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान में हम जानकारी क्या करते हैं कि बच्चों की रुचियों के बारे में पता लगाते हैं। अब रुचियों के बारे में पता लगाते हैं, उनकी क्या कुशलताएं हैं इसके बारे में पता लगाते हैं, उनकी योग्यता क्या है, उनका आयु क्या है, और उसी के आधार पर जब हम शिक्षा देते हैं तो ही मनोविज्ञान का प्रयोग कहलाता है। तो रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोणों, व्यवहारों की जांच जो हम करते हैं वो मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा ही करते हैं। तो कह सकते हैं कि रुचि, योग्यता
कुशलता, दृष्टिकोण, व्यवहार की जानकारी, छात्रों की रुचियों, योग्यताओं, कुशलताओं, दृष्टिकोणों और व्यवहारों की जानकारी हम मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त करते हैं और इन्हीं के आधार पे हम उसको व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करते हैं, व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करते हैं। तो मापन का मूल्यांकन, मापन एवं मूल्यांकन के महत्व में हम कह सकते हैं कि उचित शैक्षिक निर्णय लेने में यह सहायता करता है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा जानने में सहायता करता है, शिक्षण की प्रभावशीलता को जानने में सहायता करता है, शिक्षक अपनी कमियों का पता लगाने में इसकी भूमिका को जानता है, अध्ययन के लिए मापन एवं मूल्यांकन प्रोत्साहित करता है, पाठ्यक्रम परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करता है, छात्रों को अच्छे से पढ़ाने के लिए, उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए हमको उनकी रुचियों, योग्यताओं, कुशलताओं, दृष्टिकोणों, व्यवहारों की जानकारी होनी चाहिए। और जब हम इन व्यवहारों की जानकारी करते हैं तो यही मनोविज्ञान होता है और उनको उसी के आधार पे ही उनको उसी आधार पे शिक्षा दे दिया जाए। और यह जो हम रुचि, योग्यता, कुशलता, दृष्टिकोण की जानकारी करेंगे वो कहाँ से करेंगे, तो हम मापन और मूल्यांकन के द्वारा ही होगा और उसी के आधार पे हम उसको कुछ व्यावसायिक निर्देशन देंगे कि किस क्षेत्र में जा करके वह बच्चा अच्छा कर सकता है। इसकी जानकारी हमको मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा ही मिलती है। तो ये मापन एवं मूल्यांकन के महत्व हो गए। आगे आइए चर्चा करते हैं कि मापन और मूल्यांकन के कार्य क्या क्या हैं। मापन एवं मूल्यांकन के कार्य, मापन एवं मूल्यांकन के कार्य। तो मापन एवं मूल्यांकन के कार्य को अगर हम देखें तो इसको हम कई रूपों में बांट सकते हैं, कई भागों में बांट सकते हैं। तो पहला हो गया शैक्षिक कार्य, इसके क्या क्या हैं। दूसरा हो गया प्रशासनिक कार्य, इसके क्या क्या हैं। तीसरा हो गया निर्देशन कार्य, इसके क्या क्या हैं। और फिर इसको सामाजिक कार्य, इसके क्या क्या हैं। तमाम बिंदुओं पर हम इसको बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अगर शैक्षिक कार्य के अंदर हम देखें तो शैक्षिक कार्य के अंतर्गत जितने लोग आते हैं, चाहे वो प्रशासन हो, प्रशासन में प्रबंधक हो जाएंगे, प्रिंसिपल हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे, छात्र हो जाएगा। तो शैक्षिक कार्य के अंतर्गत जितने लोग आएंगे, चाहे जितने लोग जो भी आते हैं, अभिभावक हो जाएंगे, ये सब जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, समाज कोई ना कोई उद्देश्य बना के शिक्षण संस्थान की स्थापना किया, प्रबंधक कोई ना कोई उद्देश्य बना के उस शिक्षण संस्थान की स्थापना किया। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रिंसिपल को लगाया गया। प्रिंसिपल अपने जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों के द्वारा उस शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं और प्रयास कितना सफल हुआ यह जानने के लिए चाहे वो प्रबंधक हो, चाहे प्रिंसिपल हो, समाज हो, वह मापन एवं मूल्यांकन करता है। शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसके शिक्षण सहायक सामग्री थे तो कितने कारगर सिद्ध हुए इसकी जानकारी प्राप्त होती है। पाठ्यक्रम जो आज का है वो कितना अच्छा है समाज के लिए, इसकी जानकारी होती है। छात्र अगर है तो अपनी प्रगति के बारे में जानने का प्रयास करता है, अपनी कमियों के बारे में जानना प्रयास करता है, अन्य छात्रों से प्रतियोगिता स्थापित करता है। अभिभावक जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने बच्चे को वहाँ भेजा है एक शैक्षणिक संस्थान में, उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी जानकारी हमको मापन एवं मूल्यांकन के आधार पर ही मिलता है। तो ये सारे जो कुछ हो गए ये मापन एवं मूल्यांकन के कार्य हो गए। प्रशासनिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कोई भी विभाग हो, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, संस्थान हो, कुछ भी हो, वहाँ पे कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति होती है और नियुक्ति के समय हम चयन जो करते हैं, चयन में पहले हम मापन एवं मूल्यांकन करते हैं। उसी मापन एवं मूल्यांकन के आधार पे ही हम कर्मचारियों की भर्ती करते हैं।
चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो कोई विभाग हो, जहाँ पे चयन करना होता है कर्मचारियों की, तो हम कुछ ना कुछ मापन एवं मूल्यांकन का आधार बनाते हैं और उसी आधार पर ही हम चयन करते हैं कि किस किस का चयन करने लायक है, किस किस का चयन करने लायक नहीं है। तो जो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है या संपूर्ण जो विभाग है, कहीं भी बिना मापन एवं मूल्यांकन के कुछ भी होने वाला नहीं है। बच्चों को प्रवेश देना है तो पहले हम मापन मूल्यांकन करते हैं, कर्मचारियों की भर्ती करना है तो हम मापन मूल्यांकन करते हैं। तो जहां कमी मिली उसमें सुधार कैसे होगा, जब तक हमको कमी का पता नहीं चलेगा। तो प्रशासनिक रूप से भी यह मापन एवं मूल्यांकन अति आवश्यक है। निर्देशन कार्य के अंतर्गत जब हम छात्रों को उनके बुद्धि के बारे में, उनके रुचि के बारे में, उनकी अभियोग्यता के बारे में, उनकी क्षमता के बारे में, उनके एज के बारे में हम पता लगाएंगे, तभी हम उनको अच्छे से निर्देशन कार्य दे पाएंगे। और इनका पता लगाने के लिए ही हमको मापन एवं मूल्यांकन कार्य की आवश्यकता पड़ती है। तो मापन एवं मूल्यांकन निर्देशन कार्य के लिए अति आवश्यक है। जब तक हम उनकी रुचियों के बारे में नहीं जानेंगे तो हम कैसे बताएंगे कि आप किस क्षेत्र में जाकर के अच्छा कर पाएंगे। जब तक हम उनकी क्षमता के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें कैसे कह पाएंगे कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। छोटे बच्चे को छोटे बच्चे के समान ही पढ़ाना है। जब हम जानेंगे कि हाँ इसकी क्षमता क्या है, उसकी क्षमता के आधार पर ही हम उस बच्चे को पढ़ाएंगे। आगे अगर देखें तो सामाजिक रूप में समाज जो है विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करता है, या जिस भी संस्थान की स्थापना करता है उन संस्थाओं ने कार्य जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उसके संदर्भ में जो कार्य किए वो उसकी पूर्ति कहाँ तक करते हैं, अगर इसकी जानकारी प्राप्त करनी है तो समाज को मापन एवं मूल्यांकन करना होता है। तो सामाजिक रूप से भी मापन एवं मूल्यांकन बहुत ही जरूरी है। तो आज हमने चर्चा किया कि शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वो कितने बिंदुओं पे होती है। तो जॉन डेवी ने 3 बिंदु बताया और डॉक्टर पटेल ने 4 बिंदु बताया। उसके बाद हमने चर्चा किया कि शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। अगला पॉइंट था मापन एवं मूल्यांकन का महत्व क्या है, और उसके बाद मापन एवं मूल्यांकन के कार्य कौन कौन से हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है डीएलएड 3rd सेमेस्टर के लिए, आप लोग इसमें ध्यान दीजिए, पढ़िए। और इसके बाद जो अगला वो होगा वो मापन, अगला क्लास जो होगा उसमें मापन एवं मूल्यांकन के संदर्भ में कुछ नवाचार हैं। उन नवाचारों के बारे में, या मूल्यांकन के प्रकार कह लीजिए कि मूल्यांकन के प्रकार क्या क्या हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और दूसरी चीज, अगर आपको पता है कि मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, या कोई भी जो पाठ्य वस्तु है उसको आप केवल वो है क्या ये जान गए, तो उसका उद्देश्य, उसकी आवश्यकता, उसका महत्व, उसका कार्य, उसके गुण, उसके दोष, उसकी विशेषताएं सब उसको पता चल गया। रटने की जरूरत नहीं है, केवल ये पता लगाइए कि मापन एवं मूल्यांकन है क्या। जब मापन एवं मूल्यांकन है क्या आपको पता चल गया तो वही महत्व है, वही आवश्यकता है, वही कार्य है, वही उद्देश्य है। क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए उसको बनाया गया है वही उसकी आवश्यकता है, और जिस उद्देश्य की पूर्ति वह करता है वो करता क्या क्या है वही उसके कार्य हैं। और जब वह उसकी जिसलिए आवश्यकता है उसी लिए उसका महत्व है। तो जब हमको एक चीज पता चला तो हम सब कुछ पता कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले मापन एवं मूल्यांकन को खूब अच्छे से जानिए, और जब मापन एवं मूल्यांकन को आप खूब अच्छे से जान जाएंगे तो आप सब कुछ जान जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।